जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के ऊपर, स्पेशली यूके इमिग्रेशन के ऊपर कि यूके में आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं। तो मेरे साथ आज फिर एक दफ़ा मौजूद हैं वकास वड़ाई साहब। जी वड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जी वड़ाई साहब, आप कोई बात आपके ज़हन में, कोई क्वेश्चन है, आप क्या कहना चाहते हैं कि यूके के बारे में? आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक मुझसे पहले पूछ लें, नहीं तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शुक्रिया मलिक साहब। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा, चूँकि पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ब्रिटेन में मौजूद है और इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए बरतानिया जाने की ख्वाहिशमंद हैं और उसकी कोशिश में भी हैं। तो ये हमारे यहाँ इससे बड़ी कुर्बत है बरतानिया से, आपके भी ये बात इल्म में है। तो ये मलिक साहब, जो एक काम सिलसिला जो शुरू हुआ 2012 की दहाई में, जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी और इंटीरियर मिनिस्टर थी उस वक्त थेरेसा मे, तो उन्होंने ये मतलब इमिग्रेशन को क्रब करने के लिए जो है वो स्टेप्स लेना स्टार्ट किए और सबसे पहले स्पाउस वीज़ा को जो है वो निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर चलते चलते ये फिर जो है वो 2016 में, अगर मैं गलत नहीं तो ये ब्रेक्सिट तक जो है वो मामला पहुंचा। फिर ब्रेक्सिट हो गया और उस वक्त एशियन कम्युनिटी को ये बात समझ में आई या उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यार अब हमारे लिए गेटवे जो है वो खुलेंगे। इस दरमियान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान बहुत कुछ होता रहा, स्नैप इलेक्शंस होते रहे, बहुत सारी ये इमिग्रेशन के मामला जो हैं वो बड़े बड़े लीडर कंजर्वेटिव के खा गई, जिसमें डेविड कैमरन हैं, थेरेसा मे हैं जो उस वक्त कब्रिस्तान में जाकर लेट चुके हैं, सियासी कब्रिस्तान में। तो इस वक्त लेबर की गवर्नमेंट है जो कि आम तौर के ऊपर इमिग्रेशन फ्रेंडली समझी जाती थी माजी में कभी, लेकिन ये जो क्राइसिस थ्रू आउट 2012 से चला आ रहा है, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे क्राइसिस अपने लिए बताती है, आज 2012 से लेके 25 तक जो कुछ भी दरमियान में हुआ है, इस वक्त इमिग्रेशन को क्रब करना, जबकि आप ये बेहतर जानते हैं कि इसमें हमेशा गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व रहती है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हो, NH स्टाफ के लिए हो या बाकी स्किल वर्कर कैटेगरीज के लिए हो। पहले लोगों को बलवाना, फिर उन्हें जो लोग हज़ारों लाखों पाउंड्स लगा के यहाँ से जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके उन लोगों के लिए वहाँ पे हालात तंग कर देना, ये क्या केओस जो है वो बरतानिया में मचा हुआ है, इसकी मतलब सब ज़रा इसका अहाता कीजिएगा। देखो ऐसा बात ये, जहाँ तक मैं समझू ना, जैसे आपने कहा कि ये जो टोरीज की गवर्नमेंट थी, कम बेश 14 साल उन्होंने किया है, गवर्नमेंट किया यूके के ऊपर। फिर अभी लास्ट ईयर लेबर आई है, 14 साल के बाद लेबर तशरीफ लाई है। और 2016 में जो रेफरेंडम हुआ था ना, नाइजेल फराज, उस टाइम इसकी पार्टी का नाम था यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी, तो वो अवाम को, यानी कि अवाम के अंदर वो ये चीज़ लेके बहस कर रहा था कि हमें यूरोप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 2003 में जो टोनी ब्लेयर था उसने ऐसा मुआहदा किया था यूरोप के साथ कि यूरोप के 2-3 जो गरीब ममालिक थे उस टाइम पे, उनकी भी इमिग्रेशन अनलिमिटेड कर दी थी। तो टोनी ब्लेयर यही समझ रहा था, या उस टाइम थिंक टैंक यही समझ रहे थे कि यहाँ पे कुछ हज़ार लोग आएंगे, लेकिन लाखों की तादाद में लोग आए थे उन दिनों 2002, 3, 4 में। तो यानी कि बहुत ज़्यादा यूरोपियन यहाँ पे आ गए थे। ज़ाहिर वहाँ पे गरीब ममालिक से थे, वहाँ उन्होंने सोचा इंग्लैंड जाएंगे, हम भी पाउंड कमाएंगे और अपनी इकॉनमी सेट करेंगे। और कई लोग आए, उन्होंने यहाँ पे पैसा कमाया और अपने पीछे घर बार बना के कई लोग चले भी गए। तो उसके बाद इतने हालात, यानी कि ये जो नाइजेल फराज की पार्टी है, इसने उसी बेस के ऊपर लोगों को पंप करना शुरू कर दिया, अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया कि यार हमें यूरोप से अब निकल जाना चाहिए। यूरोप की ब्यूरोक्रेसी बड़ी टफ है, यूके उनको बहुत ज़्यादा वो भी देता है, ग्रांट भी देता है, और हमें उनसे लाभ मिलते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन हम यूरोप वालों की सुनते हैं। हालांकि इनकी सीटें वहाँ पे मौजूद थी और आवाम के अंदर एक सेंटिमेंट उभर रहा था कि चूंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन, आप सोचें पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी पूरी दुनिया के लोग भी आते हैं यूके में अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, या जो उनकी रीजंस हैं उसके ऊपर
अगर यूरोप के साथ जो इनका इल्हाक था, यूरोपीय यूनियन में थे, अब जो यूरोप में फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, जो बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, जो अमीर ममालिक हैं वो तो कम करते हैं एक दूसरे के मुल्कों में हिजरत। अब ज्यादातर तो गरीब ममालिक के होते हैं लोग, वो अमीर ममालिक में आना चाहते हैं। अब जब उन यूरोपियन को गरीब जो मुल्क है वो भी यूरोपीय यूनियन में दाखिल हुए, और यूके उनके लिए भी एक सोने की चिड़िया थी जिस तरह हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, वो भी टूटी पजी इंग्लिश बोल लेते थे, तो उन्होंने यूके को चूज किया जर्मनी के ऊपर या फ्रांस के ऊपर। तो यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ गए, तो फिर वो जब जज्बात उभरे, जब यहाँ पे लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हुई, घरों की प्राइसेस चली गई, किराए बढ़ना शुरू हो गए, घर महंगे होना शुरू हो गए, जॉबें, अब फॉर एग्जांपल कोई जॉब है, अगर 20 पाउंड घंटा पे कोई गोरा कर रहा है, तो क्या पता वही जॉब वो जो मालिक है टेक अवे का या रेस्टोरेंट्स का या छोटे मोटे बिजनेस का, वो 5 पाउंड में किसी यूरोपियन को दे दे। और यूरोपियन को तो ज़ाहिर सारा काम अलाउड होता था, हमारी तरह थोड़ी है कि उनको 20 घंटे या 10 घंटे अलाउड हैं जो स्टूडेंट्स को। तो ये एक सेंटीमेंट बढ़ता गया। उसकी बेस के ऊपर नाइजल फराज ने इतनी के झूठ और दजल करके और बीच में चीजों को मिक्स करके अवाम के अंदर एक बात बना दी, हाँ जी हम यूरोप से निकलेंगे तो हम बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यानी कि किस्सा मुख्तसर ये 2016 में ये यूरोप से निकल गए। अब जब 2016 में ये यूरोप से निकल गए, इन्होंने कहा जी हम अपने कानून खुद बनाएंगे, हम पूरी दुनिया से बेहतरीन टैलेंट लेके आएंगे। अब असल में ये नाइजल फराज, जहां तक मुझे, जब मैं समझाऊं, मुझे तो ये रेसिस्ट बंदा लगता है। इसको जो है ना नफरत है इमिग्रेशन से, आए रोज ये कोई ना कोई पॉलिसी, इसके पास कोई और यूके की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, ना NHS के लिए, ना इकोनॉमी के लिए, ना यूके के फ्यूचर के लिए, इसके पास कोई क्रेडिबल पॉलिसी नहीं है। जो भी फिगर्स पेश करता है रबिश पेश करता है, यानी कि उनका कोई पेपर ट्रायल नहीं होता, उनकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अभी भी इसने जो बोल दिया है इमिग्रेशन के खिलाफ, क्या मैं सारे सब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वालों के, जो यूरोपियंस को छोड़ के, यानी कि गोरी चमड़ी के छोड़ के जो बाकी हैं दुनिया से, उनके सब का मैं कैंसिल कर दूंगा और उनको 5-5 साल के वीजे पे लाऊंगा या उनको डिपोर्ट कर दूंगा। तो ये इस वजह से यूके के अंदर बहुत ज्यादा जो यहाँ की अवाम है वो इमिग्रेशन से एक किस्म की तंग आ गई है। वो आए रोज यहाँ पे ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जो ये कश्तियों के थ्रू आते थे, जो इलीगल रूट से, उनके होटलों के बाहर मुजाहरे हो रहे थे हर शहर में। और फिर उन्होंने एक और मुहिम स्टार्ट की, झंडे लगाओ, पूरे मुल्क में इन्होंने झंडे ही झंडे लगा दिए हैं यूके के। बेसिकली लोगों को अब जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो जिनके पास पासपोर्ट्स भी आ गए हैं, वो भी इजी फील नहीं कर रहे, क्योंकि माहौल में एक तासुब सा उभर आया। ये जो नाइजल फराज की पार्टी है, अभी इसका नाम रिफॉर्म है, और सोने पे सुहागा। अगले चांसेस, ये जो लेटेस्ट पोलिंग हुई है, ये जो हुई है सर्वे हुए हैं, उसमें भी यही पता चला है कि अल्लाह ना करे कि उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी। तो इस वजह से बड़े हालात जो है ना काफी इमिग्रेंट्स के लिए थोड़े दिल बर्दाश्ता से बने हुए हैं। बाकी अल्लाह खैर करे जी। देखिए, ये तो इमिग्रेशन क्रैप करने के लिए तो ये पिछले तकरीबन 12 साल से जो है वो इसके दर पे हैं, और कन्वर्सेटिव जैसा कि आपने बताया, मतलब आलमोस्ट 14 साल जो है वो इक़्तिदार में रहे, और इसी इमिग्रेशन के मामले के सिरे में इनके 2 प्राइम मिनिस्टर भी, पार्टी सरबराहान भी चढ़ गए। अब लेबर आई है। अब जितनी भी इसमें स्नैप इलेक्शंस हुए हैं, सब में ये कन्वर्सेटिव और लेबर का मैनिफेस्टो में जो सबसे मेन चीज़, जो मेन कोर्स है, वो इनका इमिग्रेशन को क्रब करना, यानी उसे कम करना या उसे बिल्कुल क्रश कर देना, इनका जो है वो मेन मोटिव है। लेकिन अभी तक ये इसमें कामयाब नहीं हुए। नारा भी आप साथ साथ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप स्टूडेंट्स को भी मतलब पिछले दौर में ये स्टूडेंट्स कन्वर्सेटिव का जो भी टेनोर एंड हुआ है, उसमें सुनने में या दादोशुमार ये बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में NHS वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर के नाम के ऊपर स्टूडेंट डिपेंडेंट्स, इस कदर ज़्यादा दुनिया इन्होंने वहाँ पे घुसेड़ ली, जिसकी वजह से इस वक्त जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी ये मिड सितंबर में वहाँ पे बड़ा ज़ोर पकड़ गए हैं, और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो जिनका जो मतलब नस्ली जो गोरे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो अब हमसे फेड अप हो गए हैं। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है मलिक साहब कि क्या, ज़ाहिर बात है, अब एशियन कम्युनिटी बरतानिया पूरे में
कोई पहली बात है बहुत बड़ी तादाद में है, चाहे वो इंडियंस हो, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, श्रीलंकन हैं, तो ये ज़्यादा मतलब तादाद में है। तो मलिक साहब क्या समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है? ये जो अभी जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, चले यार ये तो ज़ाहिर बातें आएंगे तो आएंगे, असल में मेरे नॉलेज में या मेरी समझ में ये आता है कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बेसिकली इस वक्त यूके में ये नैरेटिव बिक रहा है, ये नैरेटिव इस वक्त यूके में बिक रहा है और वो इसे बेचे चले जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब इलेक्शंस होंगे वो उनकी पार्टी जो है वो क्या परफॉर्म करती है उस वक्त की बात है। लेकिन क्या ये मुमकिन है जो इस वक्त लेजिस्लेशंस लेबर कर रही है या आइंदा 6 माह के अंदर जो सिनेरियो वो एक खींच रहे हैं, एक लकीर खींच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है बरतानिया के लिए या बरतानिया के सेटअप के लिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि पोल्ट्री के जो है वो जो सेक्टर है पोल्ट्री सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे सुनने में या मतलब रिपोर्ट्स ये हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन ने लोगों ने ये बोला है कि यार हम इस काम को ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें लोग चाहिए। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, उधर से अगर ये स्टूडेंट का ज़्यादा सांस बंद करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रोड पे आ जाती हैं कि हमारे बिल्डिंग्स के किराए और हमारी यूटिलिटीज़ हम पे नहीं कर रहे। तो क्या ये मुमकिन है कि इस कदर ज़्यादा हार्ड कोर स्टैंड को जो है वो मतलब प्रैक्टिकल अमली जामा पहनाया जा सके? देखिए बड़ा सा बात यह है कि टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए इनको इमिग्रेशन की ज़रूरत है। अभी भी इनके जो आबादी है ना, जो यहाँ पे जो नौजवान शादी करते हैं, पहली बात है शादियां तो कर ही नहीं रहे, कम लोग कर रहे हैं और वैसे बच्चे पैदा कर लेते हैं, और जो नहीं भी कर रहे, जो कर भी रहे हैं वो बहुत कम लोग आबादी बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसकी कई वजूहात हैं। इनकी अपनी आबादी सुकड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, जो वाइट पॉपुलेशन है, जो प्योर यहाँ के रहने वाले जैसी। अब और दूसरी बात है जो इनके बुजुर्ग हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनकी एज बढ़ रही है, वो बुढ़े हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स वो बुढ़ापे में है, जाहिर है वो रिटायर्ड है, उनको उनकी देखभाल के लिए भी लोग चाहिए, उनको एक तो उनकी देखभाल के लिए लोग चाहिए और ये खुद तो लेजी हैं, ये तो इनके काम बच्चे कम ही काम करते हैं, ऐसा वैसा काम ये केयरिंग सेक्टर में। और दूसरा उनकी देखभाल के लिए बंदा भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो वो पैसे से मतलब है टैक्स चूंकि, और टैक्स के लिए बंदे होंगे तो जॉब करेंगे तो टैक्स देंगे, तो फिर वो टैक्स इन बुड्ढों पे लगेगा। तो ये यानी कि एजिंग भी प्रॉब्लम है यूके के अंदर, और नई ग्रोथ, नई जनरेशन बच्चे पैदा कर नहीं रही। ठीक है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं या कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है या जो भी हो उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं। कुछ लोग वैसे ही बच्चे तंग आ गए हैं रिलेशनशिप से, तो वो अकेला रहने को प्रेफर कर रहे हैं। ये लड़कियां लड़कों दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। इनको असल में गवर्नमेंट के इल्म में ये चीज है कि हमें इमिग्रेशन चाहिए, हमें लेकिन जो ये जो नाजिल फराज जो पार्टी है, रिफॉर्म पार्टी है, रेसिस्ट, इसको मसला है। और चूंकि इलेक्शंस ज़्यादा 4 साल बाद आने हैं, वो वैसे पता तो नहीं चलता, मे भी 2 साल बाद ही हो जाए क्योंकि गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई है इसको देख के, नाजिल फराज की पार्टी को देख के, इसलिए ये ऊट पटांग की पॉलिसीज बना रहे हैं और सख्त कर रहे हैं। आज ही होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की जो लेबर कॉन्फ्रेंस में उसने खिताब किया, उसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब हम उसी को इंडेफिनिट देंगे। मैं व्हाइट पेपर लेके आ रही हूँ, मैं कंसल्टेशन कर रही हूँ, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, जो जॉब करेगा और जो लोकल कम्युनिटी को सर्व करेगा। ठीक है, तो उसी को ही इंडेफिनेट मिलेगा, अदरवाइज हम जो है ना उसको डिले करते रहेंगे, शायद कभी भी ना दें। तो यानी कि सख्त से सख्त आ रहे हैं। और पहले इंडेफिनेट होता था 5 साल के बाद, अब इन्होंने इंडेफिनेट 10 साल का कर दिया है। पता नहीं वो असाइलम सीकर्स के लिए भी है या सिर्फ जो दूसरे लोग हैं उनके लिए है, वर्क परमिट वालों के लिए। और यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को तो स्टूडेंट्स चाहिए, उनको तो जाहिर है वो तो यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, वो तो एक बिजनेस है। जितने स्टूडेंट्स आएंगे इनकी इकॉनमी के लिए भी बेहतर है, वो यहाँ पे आके हजारों पाउंड फीस देते हैं, यहाँ पे अगर जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, टैक्स देते हैं, हर चीज पे जो टैक्स जो है यहाँ पे, तो इनकी इकॉनमी के लिए बेहतर है। लेकिन ये वो सख्ती करते जा रहे हैं। अब नाजिल फराज ने ये कहा है, जिस तरह यार जो हमारे अरब ममालिक में कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कुवैत वगैरह, वहां पे नेशनलिटीज नहीं देते।
हमारे जो भाई हैं वो या जो भी देख रहे हैं, इंडियंस देख रहे हैं, श्रीलंकन देख रहे हैं, वो सालों सालों वहां पे काम करते हैं, उनके पास वीजे रिन्यू होते जाते हैं, बीवी बच्चों ने पाकिस्तान छोड़े होते हैं या इंडिया। अब नाइजल फराज चाह रहा है कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो हमें, जिस तरह आपने कहा कि इनको फार्म लैंड के लिए भी चाहिए, इनको फैक्ट्रीज के लिए भी बच्चे चाहिए, इनको जो लोग इनको चाहिए, या जो इवन बेस्ट, या अगर नेशनलिटीज दें भी तो ये बेस्ट टैलेंटेड को, साइंटिस्ट को भी हो गया, कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड बंदा है, किसी ने कोई इनोवेशन की है, जो इनको बेसिकली फायदा दें। अदरवाइज नाइजल फराज ये चाह रहा है अब ये कि लोग आए, काम करें, हमारे टैक्स पे करें, और जब वो बूढ़ा शुड्ढे हो जाएं तो यहाँ से निकल जाएं, जिसका दुबई में होता है, जिसका हमारे ममालिक में होता है। अब ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हमने तो अभी तक यही देखा है कि हर 2, 4, 5 साल बाद ये पहले सख्त करते हैं वीजे, जब इनको बंदे को ज्यादा जरूरत होती है तो भी ये वर्क परमिट भी खोल देते हैं, ये केयर वर्कर वीजा भी खोल देते हैं, ये इंटरप्रेन्योर भी खोल देते हैं, ये स्टूडेंट्स भी खोल देते हैं। जी मलिक साहब के पिछले जितनी माइग्रेशन हुई है पिछले के 5-6 साल में, आप ये टूरिस्ट के ही आप देख लें टेनोर में, तो सारी बात है ये लोग सारे आसमान से नहीं उतरे, ये लोग ज़मीन चीर के बाहर नहीं निकले, ये लोग यूके बॉर्डर से लीगली वीज़ा इनकी एम्बेसी से लेके आए हैं। तो यहीं पे जाके इनकी कंट्रडक्शन जो है वो तजाद इनके मौक़िफ़ में पाया जाता है कि एक तरफ आप मतलब इस कदर ज़्यादा सख्तियाँ करते जा रहे हैं, फिर जो ही आपको ज़रूरत पड़ती है आप गेटवेज जो है वो दोबारा खोल देते हैं। ऐसा मतलब इन्होंने पिछले तकरीबन 10 साल में को 3-4 दफ़ा किया कि ये फिर बहुत ज़्यादा वर्क परमिट भी, फिर आपके विजिटर्स के लिए भी आसानी कर दी, आपके स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी कर दी, और फिर सडनली जब इनका वो कोटा पूरा हो जाता है तो फिर ये तकरीबन 1 साल ये राग लापते रहते हैं कि नहीं आप नो मोर, लेकिन दोबारा फिर जो है ये रिलैक्सेशन की तरफ आ जाते हैं। तो महसूस ये होता है कि बेशक ये ची करें या मीन करें, लेकिन प्रैक्टिकली ये शायद इनको खुद भी जो है वो पता है कि ये हमारे लिए इसको मुकम्मल तौर के ऊपर इसको टाइट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ना ही इमिग्रेशन के बगैर इनका सिस्टम चल सकता है। क्योंकि मलिक साहब आप देखें फीसें इन्होंने किसी भी कैटेगरी की पिछले 3-4 साल में को 10-10 गुना इन्होंने बढ़ा दी हैं, और ये सारे मामूलात जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं यकीनन वो अपनी जमा पूंजियाँ लगा के वहाँ पे जाते हैं। जनरल साहब ये तो बात हो गई जो लोग इस वक्त ब्रिटेन के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, जो भी कर रहे हैं अपना रोज़गार, वो मामूलात ज़िंदगी चला रहे हैं या अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन में भी और अपने होम कंट्रीज़ में भी। मलिक साहब इस वक्त जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं करंटली, चाहे वो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, वर्क परमिट के लिए कर रहे हैं, या हासिल अगर आप स्टूडेंट की बात करें यंगस्टर्स की, तो आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त ब्रिटेन को कहाँ रेट करते हैं आप कि अगर एक बच्चा या बच्ची इस वक्त स्टूडेंट वीज़े के लिए फॉर एग्जांपल फरवरी सेशन जो भी आ रहा है उसमें, या सितंबर 26 में जो बच्चे आना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको आप उनका मुस्तकबिल ब्रिटेन में आप कहाँ देखते हैं? देखिए उड़ाई साहब, ये तो हमेशा पहली बात है, हर मुल्क जो आप देख रहे हैं इस टाइम, अमेरिका देख रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन यूरोप कुछ ममालिक देख रहे हैं, यूके भी देख रहे हैं, ये बेस्ट टैलेंटेड लोगों को अपने मुल्क में लाना चाहते हैं और लाते रहे हैं। आप 200 साल पहले की, 300 साल पहले की हिस्ट्री देख लें, दुनिया में इमिग्रेशन जारी थी, जब से इंसान पैदा हुआ इमिग्रेशन जारी थी, और जब तक मेरे ख्याल में क़यामत नहीं आती ये इमिग्रेशन जारी रहेगी। अब यूके वाले लोग दुबई जाते हैं, वहाँ पे सेटल होते हैं, स्पेन जाते हैं, इटली जाते हैं, पुर्तगाल जाते हैं, और एक टाइम आएगा ये सऊदी अरब ही जाएगा। जिस तरह हमारे सऊदी अरब रिलैक्स कर रहे पॉलिसीज को, ये सऊदी अरब ही जाएंगे, और सऊदी अरब ही चाहेगा कि ये गोरे उधर आए और पैसा लेके आए और इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए या वर्क परमिट वालों के लिए पाकिस्तान से बाहर निकलना, अफगानिस्तान और सीरिया को छोड़ के, अफगानिस्तान और सीरिया को छोड़ के पाकिस्तान से जो बंदा निकल गया कोई भी मुल्क दुनिया में, वो तो मेन चीज तो ये है, उसके लिए बेहतर ही है। क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि हाँ नहीं यार, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि अपने मुल्क में ही, पाकिस्तान में रहें, वहीं पे जॉब ढूंढें, वहीं पे बिजनेस करें। ये जो किताबी बातें हैं, ये वो पुरानी बातें हैं, इसमें तो रियलिटी नहीं है। हाँ टफ है यहाँ पे सर्वाइव करना, यहाँ पे जॉब भी करना, साथ में फीसेस भी देना, पढ़ाई भी करना, फिर आगे वर्क परमिट पे जाना, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये मट्टी अभी भी जरखेज़ है,
और क्योंकि और सबसे मज़े की बात इन ममालिक में ये है कि आप अगर कोई डिग्री लेती हो, अगर आप कोई अपनी फील्ड में जॉब भी करना चाहते हो, तो आप अगर मेहनत करते हो तो आपको जॉब मिल भी जाती है उस फील्ड में, मिल भी सकती है, मिल भी जाती है। लेकिन जाहिर है आपकी लगन, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप कितना अपने काम के ऊपर ध्यान देते हो। और फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे कोई और MBA हो गया, अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये तो फील्ड्स छोड़ें। मैं कहता हूँ अगर कोई यहाँ पे नर्सिंग के कोर्स पे भी आता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कोई नर्स आता है यहाँ पे, 3-4 साल के बाद वो उसकी ख़त्म होती है, तो उसको नर्सिंग में यहाँ पे मिल जाता है वर्क परमिट। वो नर्सिंग में NHS में जाए, वो किसी प्राइवेट कंपनी में चला जाए, कहीं भी जाके उसको नर्सिंग के भी शोबे में जॉब मिल सकती है। और ज़ाहिर है वहाँ से वो जाके फिर अपनी जो है ना सिटीज़नशिप के लिए आसान होता है उसके लिए। कितने लोग देखे हैं जो यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आए थे और वो केयर वर्क करते चले गए हैं। और केयर सेंटर में बंदे बहुत चाहिए होते हैं, उस पर गए हैं, फिर उन्होंने अपनी फैमिलीज़ बुलाई हैं। अभी तो ज़ाहिर उन्होंने टफ कर दिया, फैमिलीज़ बनाना इन्होंने मुश्किल कर दिया या गलबन ख़त्म कर दिया है। अब केयर सिर्फ जो है ना खुद ही रह सकता है, वो वर्क परमिट पे जाए, फिर उसके बाद उसको जैसे ही मिलेगा नेशनलिटी तो अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। यानी कि मकसद है कि जरखेज़ है मट्टी, हमेशा से आसान तो कभी भी नहीं रहा, बीच में थोड़ी देर के लिए बहुत आसान कर देते हैं। आओ हाथ दो, बच्चों के इनको बंदे ज़्यादा चाहते हो, जैसे कोई प्रेशर आता है आगे पीछे से किसी पार्टी का, थोड़ा सा सख्ती कर देते हैं। अभी ये सख्ती का माहौल चल रहा है, लेकिन अभी भी इस मुल्क में बड़ा कुछ है, बड़ा पोटेंशियल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो अभी से जो अफोर्ड कर सकता है लीगल, लेकिन हो लीगल तरीका, स्टडी वीज़ा हो या वर्क परमिट, ये इलीगल कामों में चक्करों में डंके लगा के या फजूल किसी और तरीके से 2 नंबरी, क्योंकि अभी सख्ती करते जा रहे हैं। और अभी तो 2 दिन पहले गालबन प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है BBC के ऊपर। उनका इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, अभी मैंने खुद भी नहीं सुना, मैंने सिर्फ 7 मिनट का सुना है, वो 19 मिनट का है, 20 मिनट कर लें। तो उसमें 7 मिनट के अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई शढ़ाई जब उनकी ख़त्म होती है, कोई उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो डाल देते हैं जी, असाइलम डाल देते हैं। हम ऐसे लोगों का हमारी नज़र में है, यानी कि पहले भी ये बात चली थी, पहले भी ये बात कर चुके हैं होम सेक्रेटरी जो पुरानी है कि स्टूडेंट वीज़ा, और स्पेशली इसमें पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद है कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कोई और तरीका नहीं मिलता यहाँ पे यूके में सेटल होने का, वर्क परमिट हो गया, शादी हो गया, तो वो आ जाके सालम डाल देते हैं। तो ये उस टाइम भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ये कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आके असाइलम ना अप्लाई कर सकें। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी गालिबन उसी तरफ इशारा कर रहे थे। अदरवाइज़ अगर आप लीगल तरीके से आते हो, यहाँ पे मेहनत करते हो, तो ज़ाहिर है मेहनत करने वाला का तो खुदा भी दोस्त होता है जी। मतलब आप अभी भी पूरी उम्मीद हैं कि अगर हमारे यंगस्टर्स बच्चे जो हैं जो इस पर प्लान कर रहे हैं, वो अगर रिटर्न आते हैं, इसमें कामयाब होते हैं, तो उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी मेहनत और कोशिश के ऊपर। अच्छा मलिक साहब, ये जो मिड सितंबर में सेंट्रल लंदन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, उन साहब का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, टॉमी रॉबिन्सन काफ़ी अरसे से जेल में थे। वो कन्विक्टेड बेसिकली कन्विक्टेड बंदा है, वो रेसिस्ट बंदा है जी, जेल भी रह के आया है जी, मतलब वो खुद क्रिमिनल है। तो वो उसने जहाँ पे इतना बड़े लोगों को जो है वो अक्रॉस द ब्रिटेन, बहुत सारी जगहों से, पूरे ब्रिटेन से ही लोग लंदन में आए हुए थे। तो मतलब सुनने में यहाँ तक आया है कि जो स्कॉटलैंड, जो लंदन पुलिस का चीफ है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये तो वो हमारे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा सूरत हाल को कंट्रोल करना। तो मलिक साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि अगर ये नफरत का ये सारा मामला अगर एक्सटेंड होता है, तो जाहिर बात है एशियन कम्युनिटी बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में है और बड़े मतलब सेटल हैं, बड़े मज़े से वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी सतह के ऊपर खुदा न खास्ता किसी तसादम की तरफ भी सूरत हाल जो है वो जा सकती है अगर ये तूल पकड़ता है। चले वो तो मिड सितंबर में हुआ तो हुआ, और गवर्नमेंट के ऊपर उस दिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर था, हर मुमकिन कोशिश की गई कि उसे रोका जाए कि वो ये गेट टुगेदर ना करे, लेकिन उसने किया। और सुनने में आया कि तकरीबन मोर देन 1 लाख जो है वो वहाँ पे लोग भी मौजूद थे।
तो अगर वो इस प्रैक्टिस को मतलब मुस्तकबिल में भी करता है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती हुई नहीं आपको नजर आती? देखिए बड़ा सा बात ये मुल्क है, यहाँ पे आज़ादी है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यू हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट, तो गवर्नमेंट रोकती नहीं है, रोक नहीं सकती। और ये जो पुलिस का बयान है, मेरी नज़र से तो ऐसा कोई बयान नहीं गुजरा, और ना ही कोई पुलिस के लिए कोई चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल है। और तीसरा आपने कहा कि पूरे यूके से लोग इकट्ठे हुए थे। सर सिर्फ यूके से नहीं, पूरे यूरोप से, न्यूजीलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, जो वहाँ के बड़े बड़े रेसिस्ट लोग हैं, अमेरिका से, कनाडा से, लोग पूरे दुनिया से, यानी कि इस जो फार राइट लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। असल में ये दुनिया का माहौल, यूरोप का, ये वेस्टर्न कंट्रीज का माहौल ख़राब हो गया है जब से स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रम्प 2 आया है, जो इसकी सेकंड गवर्नमेंट आई है, इसने जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, इसकी ज़ुबान जितनी ख़राब है, और उसके बाद आप देख लें जो इसराइल की इसने हलाशेरी दी हुई है, ये भी एक रेसिज्म है इसमें। इसराइल जिस तरह फ़लस्तीनियों को मारा है, उसके अलावा इसको देखते देखते अब जो अमेरिका काम करता है ब्रिटेन भी वही करता है। तो ये जो टॉमी रॉबिन्सन है, फिर मैंने जैसे बताया वो नाइजल फराज जो रिफॉर्म पार्टी है, ये सारे मिल मिला, वो नाइजल फराज जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से बड़ा मुतासिर है, उसकी तरह का ये सस्ता ट्रम्प वो नहीं होता जो बनने की कोशिश करता है, उसकी तरह की एक्टिंग करने की या पॉलिसी निकालने की या शोषित छोड़ने की कोशिश करता है। तो टॉमी रॉबिन्सन ने 1.5 लाख बंदा सेंट्रल लंदन में इकट्ठा किया था सर, एक एस्टिमेट, वो तो खैर 5 लाख 1 मिलियन कहते हैं, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दिया था फिगर वो 1.5 लाख थे कमोबेश। तो 1.5 लाख बंदा इकट्ठा करना बड़ी बात है। कोई एक यूके की तारीख में इतना बड़ा मुजाहरा कभी नहीं हुआ एंटी इमिग्रेशन या एंटी ये जो फार राइट लोगों के हक में है, या इतने कभी इकट्ठे नहीं हुए। तो ये गवर्नमेंट भी हिल गई थी, एक दफ़ा परेशान हो गई थी। तो आने वाले हालात तो ये टाइम ही बताएगा, लेकिन जब तक कम से कम आई थिंक 3 साल और हैं ट्रम्प साहब के, 3 साढ़े 3 साल, इनमें तो मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद लगती नहीं है। और ऊपर अल्लाह ना करे अगर ये रिफॉर्म भी आ गए 4 साल के बाद, होपफुली नहीं आएंगे, क्योंकि भी ओवरऑल मेजॉरिटी तो ज़ाहिर लोग अच्छे हैं यहाँ पे, लेफ्ट की तरफ इनका, बाएं तरफ ज़्यादा इनका रुझान है। और वैसे भी कोई चीज़ जो ताकत से निकलती है ना, अब चूँकि ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने मुजाहरे किए हैं, इनके अगेंस्ट भी बड़े मुजाहरे हुए हैं और होते भी हैं, और ज़ाहिर दुनिया है। लेकिन अब एक चूँकि माहौल एक बन गया है, लोग ऑलरेडी अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये जो ऐसे लोग हैं ये आ जाके हर मामलात में गरीबों को, जाहिल अवाम को यही कहते हैं कि वो नहीं जी सारा कसूर इमिग्रेशन, अगर तुझे अपने मुल्क की इमिग्रेशन काट दियो ना, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बड़ी जॉब्स हैं, बड़ा ये कुछ है, बड़ा वो कुछ है, दूध की नहरें बह जाएंगी। हालांकि ये जो टॉप लोग हैं, अमीर जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं होता, क्योंकि इनके अपने वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है। हर चीज़ इनको जो है वो रोटेट करके हर चीज़ इनको जो है वो इमिग्रेंट्स ही बना के देते हैं। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि हमने इस वीलॉग में पूरी कोशिश की है कि आवाम के ज़हन में, व्यूअर्स के ज़हन में जो सवालात हैं इस सारे टॉपिक के हवाले से, उनको एड्रेस किया जा सके और इस वजह को तलाश करने की कोशिश की जाए कि आखिर बरतानिया में ये हालात क्यों पैदा हुए हैं, आइंदा किस तरफ जाएंगे, और जो हमारे लोग वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं उनका होपफुली मुस्तकबिल जो है वो क्या हो सकता है। तो इसमें हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मलिक साहब, आपकी कीमती राय और आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। जी बड़ा साहब माज़रत, मैं जाने से पहले सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है मैं भी एक इमिग्रेंट यहाँ पे आया था, और मेरी तरह और भी बहुत ज़्यादा बहन भाई मैंने देखे हैं। तो जो लोग मेहनत करते हैं, यूके की सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है, यहाँ पे काफ़ी जो है ना टॉलरेंस है, बहुत बर्दाश्त है। तो मेरा यही मैसेज है कि जो बहन भाई कोशिश कर रहे हैं लीगल तरीके से आने की, उनकी जुस्तजू है, तो वो लाजमी तौर पे आएँ, तो आगे अल्लाह ताला उनका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। शर्त यह है कि आप मेहनत करें। ठीक है बड़ा साहब, बड़ी मेहरबानी, दुआ में याद रखिएगा। तो जैसे बड़ा साहब ने कहा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और अपने जो कोई कीमती राय हैं वो हमें टेक्स्ट में बताइएगा, ताकि हम बेहतर तौर पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बड़ी मेहरबानी बड़ा साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी।